हे एवरीवन, आज हम सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्ट्स और इंडिसेस को हिंदी में घात, घातांक और करनी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंपल इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आप कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली सर्ट्स और इंडिसेस में हम मैथ की लॉन्ग से लॉन्ग एक्सप्रेशन को कुछ शॉर्ट नोटेशन के जरिए लिखकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ये शॉर्ट नोटेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स में होती हैं, और इन्हीं शॉर्ट नोटेशन को हम सर्ट्स और इंडिसेस कहते हैं। सो एक एक करके इन सभी शॉर्ट नोटेशन और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सर्ट्स और इंडिसेस में आज हम सबसे पहले इंडिसेस के बारे में बात करते हैं। इंडिसेस को हिंदी में घातांक कहते हैं, और इंडिसेस में मोस्टली हम इंडेक्स नोटेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा इंडेक्स नोटेशन क्या होता है। जब किसी नंबर को उसी नंबर से हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसी एक्सप्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट ना करना चाहें या ना कर पाएँ, उस केस में उस पूरी एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इंडेक्स नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसे दिखाएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने 2 को मल्टीपल टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने 2 को 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करना चाहें तो हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 64 के। इस पूरी एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत छोटी थी। अगर ये एक्सप्रेशन थोड़ी और बड़ी हो, जैसे मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में हमने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है, अगर हम 2 को 50 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन की एक लिमिट्स है। हम बहुत बड़े बड़े नंबरों को प्रोडक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन लिखी है उसे तो हम कैलकुलेटर से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन को हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़े, तो उस केस में इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें अपने क्वेश्चन में बार बार लिखना पड़ेगा, और इस पूरी एक्सप्रेशन को बार बार लिखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस पूरी एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे 2⁻50। इस पूरी एक्सप्रेशन का ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसी शॉर्ट फॉर्म को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, जहां पर 2 हमारा जो है वो बेस नंबर कहलाता है, और जो 50 है वही हमारा इंडेक्स नंबर कहलाता है। इंडेक्स नंबर को ही हम कई बार एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इसी को हम नॉर्मली पावर भी कहते हैं। और इस पूरी एक्सप्रेशन के ये जो शॉर्ट नोटेशन है उसको हम रीड कैसे करते हैं? 2⁻50, 2 की घाते 50। और इसका मतलब क्या होता है? बेस को बेस से 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। बेस को बेस से इंडेक्स टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे बेस जो है वो कितना है? 2 है, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इंडेक्स नंबर के बराबर। इंडेक्स नंबर हमारा कितना है? 50 है। तो देख लीजिए आप, 2 को हम यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर किसी एक्सप्रेशन में, जैसे अगर मान लेते हैं ये 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 40, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा बेस जो है वो क्या है? 3 है, और इंडेक्स नंबर कितना है? 40 है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितने टाइम्स? 40 टाइम्स, है ना। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को ना लिखकर हम 3⁻40 लिख देते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यहाँ पर हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 3⁻
7। और क्योंकि ये एक्सप्रेशन छोटी है तो हम इसका प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 7 to 9 के। तो हम कह सकते हैं 3⁻7 इक्वल होता है 7 to 9 के। तो जब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम इंडेक्स नोटेशन के तौर पे उस क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दी गई है 4 × 4 × 4 × 4 × 4। यहाँ पर हमने 4 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं 4⁵ बट ये एक्सप्रेशन छोटी है तो हम इसका प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1024। इट मीन्स 4⁻, इक्वल होती है 1024 के। तो जब हमारी एक्सप्रेशन छोटी होगी तो उस केस में हम उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हमारी एक्सप्रेशन बड़ी होगी तो उस केस में हम इंडेक्स नोटेशन का यूज कर रहे होंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ये तो इंडेक्स नोटेशन के रिप्रेजेंटेशन की बात थी। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। हमने अभी कहा 2⁻120 इक्वल है 4⁻60 के, और 4⁻60 इक्वल है 8⁻40 के। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों ही नोटेशन में जो बेस नंबर है और जो इंडेक्स नंबर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट फिर भी ये एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों ही एक ही एक्सप्रेशन के सल्यूशन हैं। अगर आप इन नोटेशन को ध्यान से देखो तो जब बेस नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक इसी के अपोजिट जब आपका बेस नंबर डिक्रीज हो रहा है उस केस में आपका इंडेक्स नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं यदि किसी नंबर का अगर हम बेस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में उसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब हम इंडेक्स नंबर को इंक्रीज कर रहे होंगे तो उस नंबर का जो बेस होगा वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बेस नंबर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडेक्स नंबर के। जब हम इंडेक्स नंबर को इंक्रीज करेंगे तो बेस नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब हम बेस नंबर को इंक्रीज कर रहे होंगे तो इंडेक्स नंबर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बात करें अगर इन नोटेशन की, तो इन नोटेशन में आप ध्यान से देखोगे कि जब हम बेस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। बेस को जब हम डबल कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर जो है वो क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। और जब हम बेस नंबर को ट्रिपल कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। अगर हम इन दो नंबरों की आपस में कंपैरिजन करें, जैसे हम कह सकते हैं 2⁻120 इक्वल है 4⁻60 के। अगर हम 2 को एज इट इज रहने दें और 120 में 2 का डिवाइड करें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मैथ में तो ये पॉसिबल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 120 हमारा एज इट इज रहा आएगा। अगर हम इस 120 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 60, और अगर हम इस 2 की पावर को 2 टाइम्स खोल दें तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो 2⁻2 कितना होता है, 4 होता है, और ये 60 एज इट इज रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये इसी के बराबर है। तो जब हम इंडेक्स नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो बेस हमारा क्या हो रहा होगा, बड़ा हो रहा होगा, और इंडेक्स नंबर क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा। ठीक, अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, जैसे यहाँ पे लिखा है 2⁻120 इक्वल है 8⁻40 के, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 2 तो एज इट इज हम लिख रहे हैं, 120 को हम क्या कर रहे होंगे, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 120 एज इट इज बना रहेगा। बट अगर हम इस 3 को 120 से डिवाइड करें तो उस केस में हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। और अगर हम 2⁻3 को एक्सपेंड कर दें तो ये कितने के बराबर होगा, 8 के, और 40 एज इट इज रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये नंबर इसके बराबर होगा। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को जनरलाइज वेज में कहें तो हम कह सकते हैं अगर a की पावर m है, a की पावर m है, तो a की पावर m को हम लिख सकते हैं a की पावर m, और m को डिवाइड कर दें n से और n से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम a की पावर n को एक्सपेंड कर दें और m को
n से डिवाइड कर दें तो जो भी सोल्यूशन आ रहा होगा वो किसके इक्वल आ रहा होगा, a की पावर m के बराबर आ रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या था, 2 रेज़ टू द पावर 120 था, अगर हम इंडेक्स नंबर को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें तो उस केस में हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम क्या बोल रहे हैं, 120 को हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इसे तो ये जा रहा होगा 30 टाइम्स, और जब हम 2 रेज़ टू द पावर 4 को कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, 16 के। तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर किसके इक्वल होगा, 16 की पावर 30 के। तो हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 120 ऑल्सो इक्वल होगा 16 की पावर 30 के। अगर हम इसको एक बार और सॉल्व करें, जैसे आप देखिएगा 2 की पावर कितनी है, 120 है। अगर हम 120 में 5 का मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड कर दें तो उस केस में जब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे होंगे 120 को तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 24 टाइम्स जा रहा होगा। और जब हम 2 की पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 के बराबर होती है, और 24 को अगर एज इट इज लिख रहे होंगे तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 120 इक्वल होगा 32 की पावर 24 के। इट मीन्स ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है वो ऑल्सो इक्वल होगी 32 की पावर 24 के। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चीज़ केवल इन्हीं नंबरों में लागू नहीं होगी, ये हर नंबरों में लागू हो रही होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर और है, जैसे 3 की पावर 9 है। अब 3 की पावर 9 है तो जब 3 की पावर 9 को हम क्या कर रहे होंगे, 3 से डिवाइड कर रहे होंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो जब हम 9 को क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख रहे होंगे 3 से 9 तो कैंसिल आउट होगा, कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। और 3 की पावर 9 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे तो वो किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 27 की पावर 3 इक्वल होगी 3 रेज़ टू द पावर 9 के। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे होंगे अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो इस केस में अब ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। जब हम 9 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। 9 क्या कर देगा, 4 टाइम्स तो जाएगा बट एक रिमाइंडर दे देगा। आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम 3 के पेयर बना रहे होंगे तो यहाँ पे 3 है कितनी बार, 9 टाइम्स है। तो जब हम 2-2 के पेयर बना रहे होंगे तो उस केस में हमारे 4 पेयर तो बन जाएंगे बट एक 3 क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। वही 3 जो है वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वाला पार्ट तो कितना आ रहा होगा, इसको जब हम 3 की रेज़ टू द पावर कितनी 2 है तो इसको तो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 9, और ये 4 को हम एज इट इज लिखें। बट एक जो रिमाइंडर है वो क्यों रिमाइंडर है, क्योंकि एक 3 हमसे छूट गया है तो उस 3 को हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो इसको हम ये लिख रहे होंगे तो हम कह सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 9 इक्वल होगा 9 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 के। तो जब हमारा इंडेक्स नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा उस केस में तो बहुत आसानी से हमारा इंडेक्स नंबर और बेस नंबर चेंज हो जाएगा। और जब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा तो उस रिमाइंडर को हम अलग से लिख रहे होंगे। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5 की पावर 31 है ना, 5 की पावर कितनी है, 31 है। तो आपको पता है जब हम इसको क्या करें, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 31 2 से तो डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक रिमाइंडर आ रहा होगा इसमें। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है, 25। और जब हम 31 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 15 टाइम्स तो ईजिली चला जाएगा और एक रिमाइंडर दे देगा। क्यों, क्योंकि जब हम पेयर बना रहे होंगे तो 15 टाइम्स तो पेयर बन जाएंगे बट एक 5 हमसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो 15 टाइम्स तो ये रहेगा बट एक 5 हमारे पास और बचेगा। तो जब हमारा इंडेक्स नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो रिमाइंडर को हम अलग से कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये तो थी नॉर्मल बेस। जब हम इंडेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा बेस नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसी के अपोजिट जाएं, अगर हमारा इंडेक्स नंबर बड़ा है और
बेस नंबर छोटा है तो हम ये वाली अप्रोच लगा रहे होंगे, और जब हमारा बेस नंबर बड़ा हो, जैसे अभी हम देखे हैं कि 8 रेज़ टू द पावर 40 है ना, इसका बेस क्या है, बड़ा है। अगर हम इस बेस को चेंज करें तो इस बेस को 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 40 हमारा एज इट इज रहेगा। और 40 जो हमारा एज इट इज है, तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोल रहे होंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, अगर हम खोलेंगे तो 3 इंटू 40 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 2 रेज़ टू द पावर 120 के। और हमने अभी देखा है कि 8 रेज़ टू द पावर 40 इक्वल होता है 2 रेज़ टू द पावर 120 के। तो जब हमारा बेस क्या होगा, बड़ा होगा, तो उस केस में हम बेस को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इंडेक्स नंबर में। और उसके लिए हमें पहले बेस का पावर हमें पता होना चाहिए कि वो किसकी पावर है। जैसे अगर हमारे पास 729 है, 729 की पावर कितनी है, 12 है। तो अगर हम इसका बेस देखा जाए तो बेस तो बहुत बड़ा है, तो अगर हम इस बेस नंबर को क्या कर पाएँ, कम कर पाएँ, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक पावर्स पता होनी चाहिए। तो आपको पता होगा 729 किसकी पावर होता है, 3 रेज़ टू द पावर 6 होता है। तो अगर हम इसको 729 को लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, 3 रेज़ टू द पावर 6, और 12 को हम एज इट इज लिखें। और जब हम ब्रैकेट हटा रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो कितना आ जाएगा, 72। इट मीन्स हम कह सकते हैं 729 रेज़ टू द पावर 12 इक्वल होगा 3 रेज़ टू द पावर 72 के। इस तरह के कन्वर्जन के लिए जहां पर हमारा बेस बड़ा है, तो उस तरह के कन्वर्जन के लिए हमें कुछ बेसिक नंबर की पावर पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या कर पा रहे होंगे, कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज हम इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 512 रेज़ टू द पावर 10 है, 512 की पावर कितनी है, 10 है। तो अगर हम इसका बेस चेंज करें तो इसका बेस जो है उसको वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि 512 किसकी पावर में आता है। तो 512 किसकी पावर में आता है, 2 की पावर में आता है। तो 2 की पावर 9 जो होती है वो कितनी होती है, 512 होती है ना। तो अगर हम इसको लिख रहे होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 9 लिख सकते हैं, और 10 हमारा एज इट इज रहेगा। और 10 हमारा एज इट इज रहेगा, तो जब हम इस ब्रैकेट को खोल रहे होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 90। इट मीन्स हम कह सकते हैं 512 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल होगा 2 रेज़ टू द पावर 9 के। तो ऐसे कन्वर्जन के लिए हमें कुछ बेसिक सी पावर पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम इनका कन्वर्जन कर पा रहे होंगे। तो कुछ बेसिक नंबर्स की पावर को हम देख लेते हैं। जैसे आपको पता है 2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल होता है 2 के, 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होता है 4 के, 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 8 के, 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल होता है 16 के, 2 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 32 के, 2 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल होगा 64 के, 2 रेज़ टू द पावर 7 इक्वल होगा 128 के, 2 रेज़ टू द पावर 8 इक्वल होता है 256 के, 2 रेज़ टू द पावर 9 अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, 512 के, और 2 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल होता है 1024 के, और 2 रेज़ टू द पावर 11 इक्वल होता है 2048 के, और 2 रेज़ टू द पावर 12 इक्वल होता है 4096 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम 3 की पावर को कैलकुलेट करें तो 3 की पावर 1 इक्वल होता है 3 के, 3 की पावर 2 इक्वल होता है 9 के, 3 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 27 के, 3 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल होता है 81 के, 3 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 243 के, और 3 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल होता है 729 के। अगर हम 4 की पावर को कैलकुलेट करें तो 4 की पावर 1 इक्वल होता है 4, 4 की पावर 2 इक्वल होता है 16 के, 4 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 64 के, 4 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल होता है 256 के, 4 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 1024 के, और 4 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल होता है 4096 के। अगर हम 5 की पावर की बात करें तो 5 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल होता है 5 के, 5 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होता है 25 के, 5 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है
1 to 5 के, 5 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होता है 6 to 5 के, और 5 रेज़ टू पावर 5 इक्वल होता है 3 1 2 5 के। अगर हम 6 की बात करें तो 6 रेज़ टू पावर 1 इक्वल होता है 6 के, 6 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 36 के, और 6 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होगा 216 के, 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होगा 1296 के, है ना। ठीक, अगर हम 7 की पावर को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 इक्वल होता है 49 के, 7 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 343 के, और 7 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होता है 2401 के। अगर हम 8 की बात करें तो 8 रेज़ टू पावर 1 इक्वल होता है 8 के, 8 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 64 के, 8 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 256 के, सॉरी 512 के, और 8 रेज़ टू पावर 4 जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 4096 के। अगर हम 9 की बात करें तो 9 रेज़ टू पावर 1 इक्वल होता है 9 के, 9 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 81 के, और 9 रेज़ टू पावर 3 जो इक्वल होता है वो किसके होता है 729 के होता है। ठीक, अगर हम 10 की बात करें तो 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 होता है। तो 10 का तो ईजिली है, जितने आपके पावर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो ये कुछ बेसिक नंबर थे जिनकी पावर आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जब आपका इंडेक्स नंबर क्या होगा बड़ा होगा तो आप देख पा रहे होगे कि वो किसकी पावर में आता है, तभी आप उनको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो कम से कम बेसिक नंबरों की पावर तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े नंबरों की पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो कुछ बेसिक नंबरों की पावर तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन इन इंडिसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि दो इंडेक्स नंबर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंडेक्स नंबर हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 3। ये दो इंडेक्स नंबर हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम इसके रिजल्ट लिखने से पहले इसको डिटेल में सॉल्व करें तो आपको पता है 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या है। अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 4 को एक्सपेंड करें तो 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, हमने 2 को 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सो अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम ठीक इसी प्रकार 2 रेज़ टू द पावर 3 का एक्सपेंड करें तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, और इनके बीच का जो सिंबल है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लगा दें, मल्टीप्लाई लगा दें। तो अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इस पूरी ही एक्सप्रेशन में केवल एक ही सिंबल है, वो क्या सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में हमने 2 को मल्टीपल टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर, जितने टाइम्स यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे है कितनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है। इट मीन्स हम इस पूरी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 7। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम 2 रेज़ टू द पावर 4 को 2 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 2 रेज़ टू द पावर 7। अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इस पूरी एक्सप्रेशन में जो बेस नंबर है, यहाँ पर भी बेस नंबर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी बेस नंबर 2 है, और इसका जो रिजल्ट है उसका भी बेस क्या है, 2 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर दो सेम बेस इंडेक्स नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बेस में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बट अगर हम इसके इंडेक्स नंबर को देखें तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है, 4 है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है, 3 है, और जो रिजल्ट का इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 7 है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स नंबर जरूर
चेंज हो रहा है। अगर हम इनके इंडेक्स नंबर के बीच का रिलेशन देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है वो 4 है, यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है और रिजल्ट में जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है 7 है। तो अगर हम इन तीनों नंबरों में आपस में रिलेशन देखें तो आप देख पा रहे होंगे जब हम 4 को 3 से ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब दो सेम बेस इंडेक्स नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बेस में तो कोई चेंजेस नहीं आते, बट उनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दरअसल ऐड तो नहीं हो रहे, हो तो ये मल्टीप्लाई ही रहे हैं, बट अगर हम शॉर्ट नोटेशन में देख रहे होंगे तो वो हमें ऐड होते नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंडेक्स नंबर है 3³ मल्टीप्लाई बाई 3², तो अगर हम इसका रिजल्ट लिखें तो पहले हम डिटेल से कर लेते हैं। अगर हम इसका रिजल्ट लिख रहे होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 3 × 3, और इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 3 × 3। हमने यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 3 से, और यहाँ पे हमने 3 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई किया है, और उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अगेन इस पूरी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई भी सिंबल नहीं है, और इस पूरी एक्सप्रेशन में हमने 3 को मल्टीपल टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं 3⁻, जितने टाइम्स हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितने टाइम्स किया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं 3³ मल्टीप्लाई बाई 3² का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 3⁵। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेस नंबर क्या है, सेम है। बेस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, केवल चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर में। तो इंडेक्स नंबर को जब हम आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो रिजल्ट आ रहा है वही हमारे ओरिजिनल रिजल्ट का आंसर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम दो इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बेस में तो कोई चेंजेस नहीं आते, बट इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर हम इसे जनरल वेज में कहें तो हम कह सकते हैं a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n है, तो इट केस में जो इनका जो प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट होगा, वो इक्वल होगा a⁻m प्लस n के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी बेस a है, यहाँ पे भी बेस a है, और रिजल्ट में भी बेस क्या है, a है, बट इंडेक्स नंबर यहाँ पे m है और इंडेक्स नंबर यहाँ पे n है, और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है रिजल्ट में उसमें हमने क्या कर दिया है, दोनों ही इंडेक्स नंबर को ऐड कर दिया है। अगर मान लीजिए आपका बेस सेम ना हो, जैसे मान लीजिए एक मल्टीप्लिकेशन मिलता है 2⁴ इंटू 8⁻3, तो इस केस में हम डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें दो इंडेक्स नंबर के प्रोडक्ट के लिए उनके बेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने अभी सीखा है यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, और यहाँ पे बेस कितना है, 8 है, तो 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर में। क्यों, क्योंकि 8 क्या होता है, 2⁻3 है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। तो हम इसको तो एज इट इज लिख रहे होंगे, और इस वाले पार्ट को हम लिख रहे होंगे 2⁻3। 8 को हमने क्या लिखा, 2⁻3, और ये वाला जो पावर में है 3 उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो इक्वल होगा वो किसके होगा, 2⁻4 है, और यहाँ पे क्या है 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2⁹। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी क्या है 2⁴, यहाँ पे 2⁹। इन दोनों ही नंबरों का बेस क्या है, इक्वल है। इट मीन्स जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 4 + 9। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2⁻13। तो उस केस में, जिस केस में बेस क्या होगा, सेम नहीं होगा, तो सबसे पहले हम बेस को क्या कर रहे होंगे, इक्वल कर रहे होंगे, देन उनको आपस में हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं 2⁻4 इंटू 8⁻3 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2⁻13 के। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 27⁵ मल्टीप्लाई बाय
81 रेज़ टू द पावर 3। आप देख पा रहे होगे ये दोनों ही इंडेक्स नंबर के जो बेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। और अगर हम 27 को देखें तो 27 और यहाँ पे क्या है 81 है, तो 81 27 की पावर में तो नहीं आता। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बेस क्या कर रहे होंगे, सेम कर रहे होंगे अगर कर पाए तो जैसे अगर हम इसको सेम करें तो ये आपको पता है 27 किसकी पावर में आता है, 3 की पावर में आता है, और 81 भी जो है वो 3 की पावर में आता है। इट मीन्स अगर हम किसी भी तरीके से इनके बेस को 3 कर पाएँ तो उस केस में हम इनका मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर पाएंगे। तो आपको पता है 27 जो होता है वो 3 रेज़ टू द पावर 3 होता है। इट मीन्स हम इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 3 और 5 एज इट इज रहने दें। ठीक इसी प्रकार 81 जो होता है वो क्या होता है, 3 रेज़ टू द पावर 4 होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4 और 3 यहाँ पे जो पावर में है वो एज इट इज रहेगा। तो जब हम इनके ब्रैकेट को हटा रहे होंगे तो ये आपस में जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो होगा वो इक्वल होगा 3 रेज़ टू द पावर 15 के, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये इक्वल होगा 3 रेज़ टू द पावर 12 के। तो आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है, और जब बेस इक्वल होता है तो इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं जब हम इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 3 रेज़ टू द पावर 15 प्लस 12 के। इट मीन्स जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 रेज़ टू द पावर 27 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं 27 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 81 रेज़ टू द पावर 3 से, तो उसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, 3 रेज़ टू द पावर 27 के। तो जब हम दो इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उनका बेस सेम है तो बेस में कोई भी चेंजेस नहीं आता, उनके इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर बेस क्या है, डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम उनके बेस को सेम करते हैं, देन उनका हम प्रोडक्ट करते हैं अगर हम बेस को सेम कर पाए तो। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी नंबर आपको मिलेंगे जिसका बेस हम कभी भी सेम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 रेज़ टू द पावर 4 से, तो अब आप देख पा रहे होंगे इसका बेस क्या है, 2 है, और इसका बेस क्या है, 3 है। और 3 जो है वो कभी भी 2 की पावर में नहीं मिलता है, और 2 जो है वो कभी भी 3 की पावर में नहीं मिलता है। तो जब दो ऐसे नंबर मिल जाएं जिनको हम कभी भी सेम बेस ना कर पाएं तो उस केस में हम इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन छोटी होगी तो हम इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे, बट अगर ये एक्सप्रेशन की जो इंडेक्स पावर है वो तो अगर बड़ी है तो उस केस में हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो जब हमारा बेस सेम होगा तो उस केस में हम मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे, और जब बेस सेम नहीं होगा तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम बेस सेम कर लें अगर सेम कर पाए तो, अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो हमारी एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। जैसी हमारी एक्सप्रेशन है हम उसको एज इट इज ही अपने क्वेश्चन में लिख के उसे आगे सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन इन इंडिसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि दो इंडेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंडेक्स नंबर हैं जिनको हमने आपस में डिवाइड किया है। जैसे एक इंडेक्स नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 5 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 से। तो आपको पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3। और अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को डिटेल में सॉल्व करें, इट मीन्स एक्सपेंड करके सॉल्व करें, तो आपको पता है 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 को हमने 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। और जब हम 2 रेज़ टू द पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 को हमने 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब आप देख पा रहे होगे
अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो अगर हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करें और इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करें, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दें, तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 × 2। और 2 × 2 को अगर हम शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट नोटेशन में लिखें, तो हम इसे लिख सकते हैं 2⁻²। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2⁵ को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2⁻³ से, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2⁻²। तो अगेन अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इस पूरी एक्सप्रेशन में जो बेस नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी बेस क्या है आपका 2 है और यहाँ पे भी बेस आपका 2 है और रिजल्ट में भी जो बेस है वो भी क्या है, 2 है। तो चेंजेस आ कहाँ रहे हैं, इंडेक्स नंबर में। यहाँ इंडेक्स नंबर कितना है, 5 है, यहाँ इंडेक्स नंबर कितना है, 3 है, और रिजल्ट में जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है, 2 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम सेम बेस नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में बेस में तो कोई चेंजेस नहीं आता, केवल उनके इंडेक्स नंबर में चेंजेस आते हैं। अगर हम इंडेक्स नंबर के बीच का रिलेशन देखें तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें 5 है और यहाँ पे 3 है और रिजल्ट में जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अगर इनके बीच का रिलेशन देखें तो जब हम 5 में से 3 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा 2 के। तो आप देख रहे होंगे जब हम दो इंडेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में बेस में तो कोई फर्क नहीं आता, बट उनके इंडेक्स नंबर क्या हो जा रही है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जा रही है। बट एक्चुअली में हो तो ये डिवीजन ही रहा है। जब हम डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो तो डिवाइड ही रहा है, जो सेम नंबर हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। बट जब हम नोटेशन में देखते हैं तो ये जो नोटेशन में हमें इंडेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल और लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 3⁻⁴ को हम डिवाइड कर रहे हैं 3⁻² से, तो इस केस में आप देख रहे होंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3⁻⁴ डिवाइड बाई 3⁻² से। और आप देख रहे होंगे जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। और 3⁻² का मतलब क्या होता है, 3 को हमने 2 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख रहे होंगे ये 2 टाइम्स वाले जो 3 हैं इन 2 टाइम्स से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 × 3। और 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻²। इट मीन्स हम कह सकते हैं 3⁻⁴ डिवाइड बाई 3⁻² का जो रिजल्ट है वो कितना होगा, 3⁻²। अगेन आप देख रहे होंगे बेस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं डिवीजन के करने के बावजूद। आपके जो चेंजेस मिल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं, इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर में हो क्या रहा है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, और रिजल्ट में भी इंडेक्स नंबर 2 है। तो अगर इनके बीच का रिलेशन देख रहे होगे तो 4 में से जब हम 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम दो सेम बेस नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनके बेस नंबर में तो कोई फर्क नहीं आता है, बस उनकी जो इंडेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स अगर हम इसे जनरलाइज वेज में कहें तो हम कह सकते हैं a⁻m को जब हम डिवाइड करते हैं a⁻n से तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, a⁻m -n। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे भी बेस a है और यहाँ पे भी बेस a है, लेकिन इंडेक्स नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ m है इंडेक्स नंबर, यहाँ n है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, m -n। अगर आपको दिखाएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2⁻10 डिवाइडेड बाई 2⁻7। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज कर रहे होंगे तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंशन किए हुए। तो अगर हम इसका रिजल्ट लिख रहे होंगे तो क्या होगा, 2⁻10 - 7। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 2⁻3। जब हम इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर रहे होंगे ना तो भी हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2⁻3। ये तभी पॉसिबल है दो इंडेक्स नंबर को डिवीजन में जब आपका जो बेस हो वो क्या हो, सेम हो। अगेन अगर बेस सेम नहीं होगा तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होगे। तो जब दो नंबरों का बेस सेम नहीं होता है तो सबसे पहले हम उनका बेस को क्या करते हैं, सेम करते हैं, अगर कर पाए तो। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो उस केस में हम उनका डिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे।
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिवीजन दिया गया है 256 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर 12। अब इनका जो डिवीजन है आप देख रहे होगे, यहाँ पे जो बेस नंबर है वो कितना है 256 है, और यहाँ पे बेस जो है वो कितना है 4 है। तो अगर हम इसको देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे इसको अगर हम लिख भी रहे होंगे तो 256 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू द पावर 12 है। तो बेस तो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे अगर हम कर पाए तो। आपको पता होगा 256 4 की पावर में आता है, 4 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है 256 होता है। इट मीन्स हम इस पूरी 256 को क्या लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 4, और 6 को एज इट इज लिख रहे होंगे तो 6 ऐसे लिख दें, और डिवाइड हो रहा है किससे 4 रेज़ टू द पावर 12 से। इट मीन्स जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स ऊपर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 4 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 6 कर रहे होंगे तो कितना मिलेगा 24 डिवाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर 12। तो इसका जो आंसर होगा जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 या ऊपर कितनी बार है 24 टाइम्स है, और नीचे कितनी टाइम्स है 12 टाइम्स है। तो 12 टाइम्स से 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 12 टाइम्स। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा 4 रेज़ टू द पावर 24 माइनस 12। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 रेज़ टू द पावर 12। तो हम कह सकते हैं जब हमारा इंडेक्स नंबर डिवाइड कर रहे होंगे और सेम बेस हो रहा होगा तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। अगर सेम बेस नहीं होगा तो उस केस में सबसे पहले हम बेस को सेम करेंगे, देन उसको डिवाइड कर रहे होंगे। अगर सेम बेस ना कर पाए तो उस केस में हम इसका डिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे 3 रेज़ टू द पावर 5 है और डिवाइडेड बाई है 2 रेज़ टू द पावर 4 से, तो आप देख पा रहे होंगे 3 को हम 2 में नहीं कन्वर्ट कर सकते और 2 को हम 3 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इसको हम एज इट इज ही ऐसे रहन देते हैं अपने केस में। जब हम बेस को सेम नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम अपने इंडेक्स नंबर में कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इसे हम एज इट इज ऐसे ही रहन देंगे। और जब हमारा बेस क्या होगा सेम होगा तो डिवीजन के केस में बेस तो सेम रहता है बट इंडेक्स जो नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इंडिसेस में अगर हम डिवीजन को और अच्छे से डिस्क्राइब करें तो आप एक दो कॉन्सेप्ट और सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंडेक्स नंबर हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 5। जब हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 5 के। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को हमने 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, और 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को हमने 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। तो आप देख पा रहे होंगे अगर हम इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम्स जो 2 है वो 4 टाइम्स 2 से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट बचेगा इस पूरी एक्सप्रेशन का वो क्या बचेगा 1/2। बट अगर हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर a रेज़ टू द पावर m है और उसको डिवाइड कर रहे हैं a रेज़ टू द पावर n से, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n के। पावर क्या हो जाती है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व करें तो डायरेक्ट क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, और 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर -1। आप देख पा रहे होंगे जब हम डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें 1/2 मिल रहा है, और जब हम कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2 रेज़ टू द पावर -1। क्योंकि ये एक ही एक्सप्रेशन के सोल्यूशन है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं 1/2 इक्वल होता है 2 रेज़ टू द पावर -1 के। इट मीन्स अगर हम इसको जनरल बेस में लिखें तो हम लिख रहे होंगे a रेज़ टू द पावर -m इक्वल होती है 1/में a रेज़ टू द पावर m के। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 की पावर जो है वो क्या है +1 है,
लेकिन जैसे ही ऊपर जा रही है तो वो क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर कहीं पे भी आपको लिखा मिले a रेज़ टू पावर -m तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में a रेज़ टू पावर m के। जैसे आपको कभी मिले 5 रेज़ टू पावर -1 तो उस केस का इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन में 5। जैसे ही ये पावर को हम नीचे ले जा रहे होंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कभी आपको मिले 4 रेज़ टू पावर -5 तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, 1 अपॉन में 4 रेज़ टू पावर 5। यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अगर आपको कभी डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव मिले, जैसे a रेज़ टू पावर -m है ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन में है, तो जब हम इस पावर को क्या कर रहे होंगे, ऊपर ले जा रहे होंगे, तो ये पावर ऊपर जाते क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इट मींस ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m के। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर -4 है, तो आपको पता है अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 4 को -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 4, और आपको पता है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस इसका आंसर क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 4 के। तो जब आपको डिनोमिनेटर में कोई पावर नेगेटिव मिलती है तो उस केस में अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे केस में पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में आपका इंडेक्स नंबर नेगेटिव में है तो जब हम उसको अदर साइड ले जाते हैं डिनोमिनेटर में तो उस केस में हमारी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आप डिवीजन से सीख सकते हो। डिवीजन से एक और कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें उसकी, आपको पता होगा किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है वो इक्वल होती है 1 के। जब हम दो सेम इंडेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो उसका रिजल्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंडेक्स नंबर हैं, पहला इंडेक्स नंबर है 2 रेज़ टू पावर 4 और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 4 से ही, तो उस केस में जो इसका रिजल्ट आएगा, तो अगर हम इसको डिटेल से सॉल्व करें, तो अगर हम इसको डिटेल से सॉल्व कर रहे होंगे तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 4, और जब हम 2 रेज़ टू पावर को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को हमने 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसे 4 टाइम्स 2 से। अगर हम इसे डिवाइड करें तो डिवाइड में भी क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख रहे होंगे नीचे भी 4 टाइम्स है, ऊपर भी 4 टाइम्स है, तो अगर हम इसे एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को कॉन्सेप्ट वाइज करें, जैसे हमने अभी सीखा है कि अगर हम a रेज़ टू पावर m को डिवाइड करते हैं a रेज़ टू पावर n से, तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है a रेज़ टू पावर m माइनस n। बेस तो हमारा सेम ही रहता है, बस इंडेक्स नंबर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ये हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 के। और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता है 4 माइनस 4 इक्वल होगा 0 के। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0। तो जब हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2 रेज़ टू पावर 0, और जब हम इसे डिटेल्स से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, 1। क्योंकि ये दोनों ही सोल्यूशन एक ही एक्सप्रेशन के हैं, सो हम कह सकते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल होता है 1 के। अगर हम आपको एक और इंडेक्स नंबर को डिवाइड करके दिखाएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंडेक्स नंबर 3 रेज़ टू पावर 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 3 से, तो जब हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो इंडेक्स नंबर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा, 3 से 3 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 0। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 0। बट अगर हम जब इसे डिटेल से सॉल्व कर रहे होंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 3, और जब हम इसे एक्सपेंड करें
तो जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे 3 को हमने कितनी टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स। तो अगर हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे होगे नीचे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है और ऊपर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है। तो अगर हम इसे एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दें तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे जब हम डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, और जब हम कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 0। इट मीन्स ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन के ये दोनों सोल्यूशन है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 0 भी इक्वल होगा 1 के। और ऐसा ये 2 और 3 के साथ नहीं है, ऐसा ये सभी नंबरों के साथ है। अगर आप 25 की पावर 0 भी निकाल रहे होगे ना तो भी वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इनसे जनरलाइज वेज में कहें तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बट इसमें भी एक स्पेशल केस है ना। हम बोल रहे हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, सिवाय 0 को छोड़ के। 0 एक स्पेशल केस है जिसमें 0 की पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 नहीं होगा। क्यों? अगर हम आपको इसे डिटेल से समझाएं तो जब हम 0 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो अगर हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करें तो आपको पता है यहाँ पे पावर कितनी लगी है, 1 लगी है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट वाइज तो कॉन्सेप्ट वाइज इसका आंसर क्या आएगा, 0 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1। और जब हम 1 माइनस 1 कर रहे होंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 0 रेज़ टू द पावर 0। और हमने अभी पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं तब तो हमें 1 मिल रहा है। लेकिन अगर हम डिटेल से सॉल्व करें, इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम डिटेल से सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिएगा, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 डिवाइड बाई 0। और आपको पता होगा 0 डिवाइड बाई 0 का जो आंसर होता है वो 1 नहीं होता, वो क्या आंसर होता है, अनडिफाइंड, है ना। इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। तो एक जगह हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और एक जगह आंसर हमारा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो मैथ में जब भी 2 आंसर मिले और हम पक्के तौर पे कोई भी आंसर को टिक ना कर पाए तो उस केस में हम उस आंसर को क्या मानते हैं, अनडिफाइंड मानते हैं। इट मीन्स जब भी आपको 0 की पावर 0 मिले तो उस केस में उसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। हम पक्के तौर पे नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, 1 होगा या और कुछ होगा, इसलिए हम 0 रेज़ टू द पावर 0 को अनडिफाइंड मानते हैं। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनकी जो पावर होती है अगर वो 0 होती है तो उस केस में उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, सिवाय 0 को छोड़ के। इंडिसेस में कुछ छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। जैसे हमने अभी देखा था a रेज़ टू द पावर माइनस m इक्वल होता है 1 अपॉन में a रेज़ टू द पावर m के। अगर हम इस नंबर की बात करें तो इस नंबर में आप देख पा रहे होंगे जो बेस है वो क्या है, a है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू है -m, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो जब हम ऐसे नंबर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की ओर ले जाते हैं तो आप देख पा रहे होगे बेस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आपका जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जा रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम किसी नंबर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की ओर ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की ओर ले जाते हैं तो उस केस में बेस में तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बट इंडेक्स नंबर का जो सिंबल होता है वो जरूर चेंज हो जाता है। अगर इंडेक्स नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, अगर इंडेक्स नंबर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट था अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, बट हम बात कर रहे हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बेस नंबर है वो पॉजिटिव है और इंडेक्स नंबर नेगेटिव है। क्या रिजल्ट होगा जब आपका बेस क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और इंडेक्स नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है -a रेज़ टू द पावर m। बात करें अगर इस नंबर की तो इस नंबर में आप देख पा रहे होंगे जो बेस है वो कितना है, -a है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और जो इंडेक्स है वो क्या है,
m है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसे नंबर की रिजल्ट की बात करें अगर हम, तो ऐसे नंबर का जो रिजल्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक रिजल्ट इसका पॉजिटिव होता है और एक रिजल्ट इसका नेगेटिव होता है। ये जो दोनों रिजल्ट होते हैं वो इसके इंडेक्स नंबर m पर डिपेंड करते हैं। तो कब इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है और कब इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो फर्स्ट केस होता है जब इसका रिजल्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, है ना, ये नंबर क्या है -a⁻m। आप देख पा रहे होंगे जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके। और जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो बेस है वो कितना है, -a है। इट मीन्स हम -a को -a से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसके इंडेक्स नंबर टाइम्स, जो कि m है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -a इंटू -a इंटू -a इंटू -a। और ऐसे ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जितनी टाइम्स इसके इंडेक्स नंबर है, इट मीन्स m टाइम्स। सो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है जब हम दो नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं, नेगेटिव नंबर हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम अगले दो नंबरों को आपस में फिर से प्रोडक्ट करें तो इनका भी जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर इस तरह के दो नंबरों के पेयर को हम बनाएं और सभी पेयर का जो हम प्रोडक्ट निकालें तो इन सभी पेयर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हम इस एक्सपेंशन की बात करें, इस एक्सप्रेशन में बात करें तो अगर इस पूरी एक्सप्रेशन में दो नंबरों के पेयर बनाएं और परफेक्ट पेयर बन जाए, इट मीन्स कोई भी ए आपका क्या हो, रिमेनिंग ना बचे, तो उस केस में इन सभी पेयर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। और जब हम इन सभी पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको पता है दो पॉजिटिव नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं उस केस में इसका जो रिजल्ट होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। कब, जब इसके नंबर ऑफ पेयर्स जो बन रहे होंगे वो परफेक्ट बन रहे होंगे और कोई भी ए हमसे रिमेनिंग नहीं छूटे। तो अगर हम बात करें इसमें कितने पेयर्स बने होंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये पहला पेयर है, इसका ये आपका दूसरा पेयर है, और ऐसे ही इसमें कितने पेयर बन रहे होंगे, n पेयर बन रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, n पेयर्स होंगे। और ईच पेयर में a हैं कितनी बार, 2 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में a कितनी टाइम्स है, 2n टाइम्स है ना। और 2n टाइम्स जो हैं a हैं, वही हमारे को, आपको पता है अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए इस एक्सप्रेशन में कितने टाइम्स a को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो m की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 2n की। इट मीन्स हम कह सकते हैं m जो है वो ऑलवेज 2 का मल्टीपल होगा, तभी जाके ये दो नंबरों के क्या बन रहे होंगे, पेयर बन रहे होंगे। तो अगर m की जो वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल है तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और आपको पता है दुनिया में जितने भी नंबर 2 से का मल्टीपल होते हैं वो एक इवन नंबर होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब इंडेक्स नंबर m की जो वैल्यू है वो एक इवन नंबर हो तो उस केस में इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। देन -a⁻m इक्वल होगा एक पॉजिटिव वैल्यू की। अभी भी हम इसके रिजल्ट की बात नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट के लिए हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है -2⁻²। आप देख पा रहे होगे जो इसका बेस है वो क्या है, -2, एक नेगेटिव नंबर है, और जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 2 है, और ये जो 2 है वो एक इवन नंबर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो इसका एक्सपेंशन होगा -2 मल्टीप्लाई बाई -2। और आपको पता है -2 इंटू -2 का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 4 के। और आपको पता है 4 जो है वो प्रोडक्ट होता है 2 इंटू 2 का,
और 2 इंटू टू को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। इट मीन्स हम कह सकते हैं -2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल होगा जो वैल्यू होगी 2 रेज़ टू द पावर 2 के। अगर हम इसको ऐसे लिखें -2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल है 2 रेज़ टू द पावर 2 के, तो आप देख पा रहे होंगे जब आपका इंडेक्स नंबर क्या है, एक इवन नंबर है, तो उस केस में इंडेक्स में तो कोई फर्क नहीं आ रहा, बट आपका जो बेस नंबर है वो नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव में बदल जा रहा है, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब आपका इंडेक्स नंबर क्या है, एक इवन नंबर है, तो उस केस में -a रेज़ टू द पावर m की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी a रेज़ टू द पावर m की। क्लियर है? अगर हम बात करें जब आपका इंडेक्स नंबर एक इवन नंबर ना हो, तो इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो वो ऑड नंबर वाला जो केस होगा वो आपका सेकंड केस होगा। तो अगर हम ऑड नंबर वाले केस की बात करें, तो अगर हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो -a रेज़ टू द पावर m हमारा ओरिजिनल नंबर है, और जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें -a इंटू -a इंटू -a इंटू -a, और ऐसे ही कितनी टाइम्स है, अगेन m टाइम्स है ना। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो -a इंटू -a इंटू -a, और ये कितने टाइम्स होगा, ऐसे m टाइम्स। और हम बोल रहे हैं m की जो वैल्यू है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। आपको पता है ऑड नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या बचता है, एक रिमाइंडर बचता है ना, एक रिमाइंडर बचता है। इट मीन्स जब हम इनकी पेयरिंग कर रहे होंगे तो पेयर तो बन रहे होंगे यहाँ पे भी, बट एक a हमसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो m जो है वो एक ऑड नंबर है और m टाइम्स ही आपका क्या है, a है। तो दो नंबरों के तो पेयर बन रहे होंगे, बट एक जो रिमाइंडर होगा वो a क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं इन सभी जो पेयर की जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी, है ना। और इन सभी जो पॉजिटिव पेयर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, इन सभी का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। बट जब हम इन सभी पॉजिटिव वैल्यू को इस a से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल एक नेगेटिव वैल्यू के होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं उस केस में जो इसका रिजल्ट होगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना। कब? जब आपका जो इंडेक्स नंबर है वो कैसा हो, एक ऑड नंबर हो, है ना। तो उस केस में -a रेज़ टू द पावर m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। बट निगेटिव वैल्यू तो होगी, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है -2 रेज़ टू द पावर 3। आपको पता है जो बेस है वो क्या है, अगेन -2 है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और जो इंडेक्स है वो एक पॉजिटिव नंबर है 3। बट पॉजिटिव नंबर के साथ ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, ऑड है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका एक्सपेंशन होगा -2 इंटू -2 इंटू -2, और -2 जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो -2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 होगा, पॉजिटिव 4। और 4 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -8 होगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए माइनस को क्या कर दें, सेपरेट रहने दें, तो आपको पता है इस माइनस की जगह इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3। और जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 रेज़ टू द पावर 3। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हमारे इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है अगर वो ऑड है तो उस केस में -a रेज़ टू द पावर m की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, और क्या होगी, a रेज़ टू द पावर m ही होगी। क्लियर है? तो जब हमारा बेस निगेटिव हो और उसकी पावर क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो बेस के निगेटिव होने का हमारी एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इंडेक्स नंबर कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक निगेटिव नंबर होगा। जैसे क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है -2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2
आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो है एक बार बेस हमारा नेगेटिव है और एक बार हमारा इंडेक्स नंबर नेगेटिव है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता है जब बेस नेगेटिव होता है तो हम क्या देखते हैं, उसकी पावर जो है, जो इसका इंडेक्स नंबर है वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पावर है, इंडेक्स नंबर है, वो एक इवन नंबर है। इट मीन्स ये जो नेगेटिव बेस है वो पॉजिटिव बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस, आपको पता है जब इंडेक्स नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो जब हम उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की ओर ले जाते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर का सिंबल चेंज हो जाता है। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 2। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिल रहा होगा हमें 4 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो इट मीन्स 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 16 प्लस 1, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17/4। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 17/4। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है -2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -3। अगेन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेस नेगेटिव है और यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर नेगेटिव है। जब हमारा बेस नंबर नेगेटिव होता है तो उस केस में हम इंडेक्स नंबर देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में क्या होता है, हमारा जो नंबर होता है वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहता है। इट मीन्स अगर हम इसका माइनस बाहर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 के बराबर हो जाएगा। प्लस जब हमारा इंडेक्स नेगेटिव होता है तो जब हम उसको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की ओर ले जाते हैं तो उसका इंडेक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 3। ये माइनस ऐसे ही रहेगा। इसको जब हम खोल रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, 2 रेज़ टू द पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। प्लस इसे हम खोल रहे होंगे तो ये क्या होगा, 1/8। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 8 आएगा। इसका जो एलसीएम 8 आएगा तो अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -64 प्लस 1। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे -64 है, यहाँ पे +1 है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, -63/8। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -63/8। तो जब हमारा बेस नेगेटिव होता है तो उस केस में हम इवन ऑड देखते हैं इंडेक्स नंबर की, और जब हमारा इंडेक्स नंबर नेगेटिव होता है तो उस केस में हम उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की ओर ले जाते हैं और देन हम उसे सॉल्व करते हैं। बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, यदि हमें कहीं इंडिसेस में ऐसा लिखा मिला कि a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट n, तो हम इसे लिख सकते थे a रेज़ टू द पावर m। और आपको पता होगा मैथ में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इट मीन्स जब हम ब्रैकेट हटा रहे होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m इंटू n, और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n इंटू m, है ना। और अभी हमने बोला है कि जो ब्रैकेट है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट में m। इट मीन्स हम कह सकते हैं a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट n इक्वल होता है a रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट m के। बट ये कॉन्सेप्ट तो हम थोड़ी देर पहले ही सीख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अगर कहीं आपको इंडिसेस में ऐसा लिखा मिले a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, ये टोटली डिफरेंट थिंग है इस कॉन्सेप्ट से। अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पावर की भी पावर चढ़ी हुई है, तो इट मीन्स जब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो इसका एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, a रेज़ टू द पावर m, और जब हम m को खोलेंगे तो m की पावर कितनी है, n है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम इसको खोल रहे होंगे, तो इसको खोलने का मतलब क्या है, m को m से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये क्या होगा, m इंटू m
इंटू एम, और ऐसे ही कितनी टाइम्स m का हमने m को मल्टीप्लाई किया होगा m के साथ n टाइम्स, है ना। ये देखने में तो थोड़ा बहुत सिमिलर लगते हैं बट इनका एक्सपेंशन टोटली अलग होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो आप देख पा रहे होगे जब हमें मिलता है 2⁻² और ब्रैकेट में 2, तो आप देख रहे होगे जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा 2⁻² इंटू 2, और जब हम इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा 2⁻4, और 2⁻4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका आंसर क्या होगा 16। ठीक इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे मिले 2⁻², तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पावर की पावर चढ़ी हुई है, तो जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 2⁻² इंटू 2, और इसका भी मतलब क्या है 2⁻4, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दोनों ही जो रिजल्ट हैं दोनों ही एक्सप्रेशन के वो क्या है सेम है, बट ये एक लौता केस है जहाँ पर ये रिजल्ट क्या हो रहे होंगे सेम आ रहे होंगे। अगर हम इसकी जगह कोई दूसरा और नंबर लेते, जैसे अगर हम लेते 2⁻² ब्रैकेट में 3, और अगर हम यहाँ पे ले 2⁻²⁻3, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2⁻² इंटू 3, इट मीन्स ये इक्वल होगा 2⁻6 के, और जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम होगा, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा 64 के। बट जब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है 2⁻², इट मीन्स हम यहाँ पे खोल रहे होंगे जब इसे तो 2⁻², और 2 को हमको 2 से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स, तो जब हम इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 से, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 2⁸, और जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो अब हम इसे 6 बार एक्सपेंड ना करके 8 बार एक्सपेंड कर रहे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 256 के, है ना। तो आप देख रहे हो ये देखने में तो दोनों ही एक जैसे ही एक्सप्रेशन दिख रही हैं, बट इसका रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट क्या है अलग अलग है। तो जब भी आपको मैथ में इंडेक्स नंबर में इस तरह की चीज़ें मिलें तो आप थोड़ा सा इन्हें संभल कर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए। बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो इंडिसेस में कभी आपको कुछ ऐसा लिखा मिले a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि जब हम दो इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और वो तब होता है जब उन इंडेक्स नंबर के जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे होगे इन दोनों इंडेक्स नंबर के बेस सेम नहीं है, यहाँ पर जो बेस है वो a है और यहाँ पर जो बेस है वो b है। तो इन दोनों नंबरों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में ऐड नहीं हो रहे होंगे। बट अगर आप इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इनके बेस तो डिफरेंट हैं बट इनके इंडेक्स नंबर सेम है। और आपको पता होगा मैथ में अगर दो नंबरों के पास कुछ सेम चीज होती है तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर को एक दूसरे से कॉमन निकालें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, a इंटू बी, और कॉमन जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, m निकाले हैं। तो हम कह सकते हैं इनकी होल की पावर क्या होगी, m होगी। इट मीन्स a की भी पावर क्या है, m है, और b की भी पावर क्या है m है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2⁻2
और उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 को। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिए जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो अगर हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी पावर भी 2 है, इसकी भी पावर 2 है, बेस क्या है, इसका 2 है, उसका बेस क्या है 3 है, दोनों के बेस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है। तो पावर को हम कॉमन ले लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 की रेज़ टू द पावर होल की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, और 6 की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 6 × 6 और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 36 होगा। अगर हम इसे डिटेल के साथ सॉल्व करें, डिटेल के साथ कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे, हर एक को एक्सपेंड कर दे। तो अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 2 को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो ये क्या लिखा है, 2 × 2 और बीच में क्या है हमारा, इनका मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 2, इट मीन्स 3 × 3। तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे 2 × 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, 4 के, और 3 × 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 9 के। और इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 4 × 9 कितना होता है, 36। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही केसेस में आपको जो आंसर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर हमें कभी a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m मिलता है तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर a इंटू b की होल पावर m। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में लागू हो रहा है, सेम केस डिवीजन में भी लागू होगा। जैसे मान लीजिए कभी आपको लिखा मिले इंडिसेस में a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाई b रेज़ टू द पावर m, तो आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल दो इंडेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में उनकी जो इंडेक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कब, जब उनके बेस सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पे बेस तो सिमिलर नहीं है, एक का बेस a है और एक का बेस b है, बट इनके इंडेक्स नंबर दोनों के क्या है, सेम है। तो इंडेक्स नंबर सेम है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन में b, a रेज़ टू द पावर क्या है, m है, और b रेज़ टू द पावर क्या है, m है। और आपको पता है दोनों ही नंबरों की पावर m है तो क्या हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में b रेज़ टू द पावर होल की पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। जैसे अगर हम आपको कोई नंबर करके दिखाएं, तो अगर हम कोई नंबर करके दिखा रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा, जैसे अगर हम अगेन एक नंबर लेते हैं सिंपल सा, 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 2। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम डिटेल के साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 × 2 अपॉन में 3 × 3, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 4/9। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, सेम सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे इसे, तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3 की होल पावर कितनी है, 2 है। और जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमें अगेन जब हम ब्रैकेट हटा रहे होंगे तो हमें जो अंदर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4/9। तो ये कुछ छोटे छोटे से नोटेशन हैं जिनको हम अपने क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं जब इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बात करें नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की, तो इंडिसेस में कभी भी आपको कुछ ऐसा लिखा मिले a रेज़ टू द पावर m इक्वल है a रेज़ टू द पावर n के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर दो इंडेक्स नंबर को हम एक दूसरे के इक्वल बता रहे हैं, और ये जो दोनों इंडेक्स नंबर हैं उनका जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी बेस क्या है, a है। इट मीन्स यहाँ पे बेस तो दोनों के ही इक्वल हैं। अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके बेस इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, इनका हर चीज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बेस तो ऑलरेडी इक्वल है, बट इनके इंडेक्स नंबर की आप और ध्यान दोगे तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो क्या है वो m है और यहाँ पे इंडेक्स नंबर n है। बट हम कह रहे हैं अगर ये दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी हर एक चीज क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर बेस इक्वल है तो आपको इंडेक्स नंबर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं जब m इक्वल होगा n के तभी a रेज़ टू द पावर m इक्वल होगी b रेज़ टू द पावर n के। ठीक इसी प्रकार कभी आपको इंडिसेस में कुछ ऐसा मिले a रेज़ टू द पावर m इक्वल है b रेज़ टू द पावर m के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो दोनों नंबर
इंडेक्स नंबर हम एक दूसरे के इक्वल बता रहे हैं, उनके बेस क्या है, डिफरेंट लिखे हुए हैं, बट इनकी जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या है, सिमिलर लिखे हुए हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कह रहे थे कि अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं तो इनकी हर एक चीज बराबर होगी। और आप देख रहे होंगे इंडेक्स नंबर पहले से ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। तो इंडेक्स नंबर तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इनके बेस को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं a रेज़ टू द पावर m इक्वल होगा b रेज़ टू द पावर m के, तभी जब a बराबर होगा b के। जैसे अगर हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, जैसे आपको कभी मिले 2 रेज़ टू द पावर 7 इक्वल है x रेज़ टू द पावर 7 के, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, एक का 2 है और एक का क्या है, x है, बट यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर हैं वो दोनों के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इंडेक्स नंबर तो दोनों के सिमिलर हैं और ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इट मीन्स इनका बेस भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो बेस इक्वल होगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं बेस जो होगा वो क्या होगा, x बराबर जब होगा किसके, 2 के, तभी ये चीजें क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। ठीक, अगर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए कभी आपको मिले 2 रेज़ टू द पावर 8 इक्वल है 2 रेज़ टू द पावर y के, तो आप देख पा रहे होगे ये अगेन ये दो नंबर क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं और दोनों नंबरों का जो बेस है वो क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों नंबरों का बेस सिमिलर है और ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन दोनों नंबर की हर चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स इसका जो इंडेक्स नंबर है वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं y इक्वल होगा किसके, 8 के। तो जब दो नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम उनके बेस को बेस से और इंडेक्स को इंडेक्स से कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर वो दोनों बराबर हैं तो उनके बेस भी बराबर होंगे या तो उनके इंडेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे।